भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, हमेशा बढ़िया से रहना है, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं सर? हम एडिशंस टू चैप्टर 2 स्टडी मटेरियल में फॉर मई 24 एग्जाम्स देखने वाले हैं, ठीक है। पहला, जो प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ प्रोमोटर दिया गया है, वो हम देखने वाले। पहले सर, प्रोमोटर मतलब क्या है सर? प्रोमोटर मतलब क्या है? जो सेक्शन 2 क्लॉज 69 में दिया हुआ है, प्रोमोटर मतलब क्या है सर? जो जिसका नाम इन द प्रोस्पेक्ट है, जो जिस बंदे का नाम प्रोस्पेक्ट जिस बंदे का नाम प्रोस्पेक्टस में हो, वो कह सकते हैं जो आइडेंटिफाई इन एनुअल रिटर्न। इसे हम कह सकते हैं जो कंट्रोल जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो या डायरेक्टर्स हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो फिर क्या है सर? जो जो एडवाइस या डायरेक्शन दे रहा है, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर accustomed to act, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स accustomed to act, एंड वो नॉट प्रोफेशनल्स है। तो प्रोमोटर का नाम प्रॉस्पेक्टस में पाया जा सकता है, जो एनुअल रिटर्न में उसका नाम पाया जा सकता है। और ये प्रोमोटर कंट्रोल कर रहा है, ये प्रोमोटर कंट्रोल कर रहा है सर। कंट्रोल करने में सेक्शन 2 डेफिनेशन कंट्रोल का डेफिनेशन कह रहा है राइट टू अपॉइंट, कंपनी को जो प्रमोटर अपॉइंट कर सकता है मेजॉरिटी। कंट्रोल का डेफिनेशन ये है कि अपॉइंट कर सकता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और ये है कि कंट्रोल दी मैनेजमेंट या कोई भी पॉलिसी डिसीजन, ऐसा कुछ ले सकता है। यही है कंट्रोल, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स को कंट्रोल, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, ये कंट्रोल कर सकता है। ये डायरेक्ट प्रोमोटर्स चाहे शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स चाहे डायरेक्टर्स हो, ये कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टर्स का मेजॉरिटी अपॉइंट करना, या मैनेजमेंट का, या कोई भी पॉलिसी डिसीजंस का, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली चाहे, तो ये कर सकता है। नेक्स्ट, एडवाइस कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या डायरेक्शन कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्शन को कि आप इस प्रकार से आप एक्ट करिए, इस प्रकार से आप एक्ट करिए। लेकिन वो प्रोफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का प्रोफेशनल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही है प्रमोटर का डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन जो स्टडी मटेरियल में बताया गया है कि जो अंडरटेक जिस बंदा जो अंडरटेक कर रहा है टू फॉर्म द कंपनी, जो पर्सन जो कंपनी को फॉर्म करने में, रजिस्टर करने में हेल्प कर रहा है, वो तो प्रोमोटर है।
ये एक केस लॉ है, ये एक केस लॉ है। ये केस लॉ ऐसा है कि बहुत बढ़िया केस लॉ। इसमें 2 हाउस हम ले सकते हैं इसको, इतना बड़ी केस लॉ को। बस जो स्टडी मटेरियल बता गया है वो हम यहाँ बात करेंगे। स्टडी मटेरियल 3 पॉइंट्स यहाँ कहा गया है कि इस केस के बारे में। स्टडी मटेरियल, फॉर्म अ कंपनी, जो पर्सन जो फॉर्म कर रहा है, फॉर्म अ कंपनी फॉर अ प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ उस गिवन उस गिवन प्रोजेक्ट को उस गिवन प्रोजेक्ट को वो सेट इट गोइंग, वो जो कंपनी को फॉर्म किया है, कंपनी फॉर्म होने के बाद जो प्रोजेक्ट के लिए जो बिजनेस प्रपोज किया ऑब्जेक्ट क्लॉज में, उसे उसे अच्छी तरह से कंपनी को अच्छी तरह से इस बिजनेस को, प्रोजेक्ट या बिजनेस, अच्छी तरह से रनिंग में होने के लिए, अच्छी तरह से गोइंग कंसर्न, सेट इट गोइंग के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेप्स टू अकम्प्लिश पर्पस, उस पर्पस क्या है, वो क्यों इस प्रोजेक्ट को लिया हुआ है, उसका पर्पस अकम्प्लिश करने के क्या क्या पूरी स्टेप्स है, वो कर रहे हैं क्या, वो कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है। ये बंदा, इसमें कोई लग रहा है, ये बंदा भी प्रमोटर है, ये बंदा भी प्रमोटर है, ठीक है। तो जो इस केस लॉ कह रहे जो फॉर्म किया हुआ है, वो उस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट को कैसे रन करेगा वो, और जो इस प्रोजेक्ट को क्या क्या स्टेप्स करनी, क्या क्या स्टेप्स हम करना है ताकि वो अकम्प्लिश करे, उस स्टेप्स कौन कर रहा है, वो भी प्रमोटर माना जाता है, वो भी प्रमोटर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड केस लॉ। ये केस लॉ क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी ऐसा है कि मैं बस फॉर्म करूं, मैं बस कंपनी को फॉर्म करूं, बट ऑल्सो कि जो जो बंदा कंपनी को फॉर्म कर रहा है वो प्रमोटर है। हमने देख ली, बस ऐसा नहीं कि वो जो बंदा बस फॉर्म कर रहा है वो ही प्रमोटर है, जो अरेंज फ्लोटिंग ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी के लिए जो रेस, अरेंजिंग फ्लोटिंग ऑफ कैपिटल मतलब कंपनी के लिए रेस कर रहा है फंड्स, फंड्स रेस कर रहा है, ये बंदा भी ऑल्सो, ये भी ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रमोटर, ये भी ऑल्सो कंसिडर एज प्रमोटर जो फंड्स को रेस कर रहा है, ठीक है। फोर्थ वन, एयरलाइंजर वर्सेस न्यूसम फॉस्फेट कंपनी। ये केस लॉ क्या बता रहे हैं सर, एयरलाइंजर क्या कर रहा है, एयरलाइंजर एक आइलैंड जो वेस्ट इंडीज में है उसे परचेस कर रहा है, उसे परचेस कर रहा है, ठीक है, एट $55,000, $50,000। उसके बाद एयरलैंडर क्या कर रहा है, एक कंपनी को
इस आइलैंड में क्या है, इस आइलैंड में फॉस्फेट मिनरल्स है। तो तो कंपनी कंपनी इस मिनरल्स को अच्छी तरह से यूज करने के लिए एक कंपनी बना रहा है। और और यहाँ पे 5 डायरेक्टर्स है, 5 डायरेक्टर्स है। 2 डायरेक्टर्स जो फॉरेन का है, 2 डायरेक्टर्स जो बहुत इन्वॉल्व ही नहीं, नॉट इतना इन्वॉल्व ही नहीं, बस एक 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 डायरेक्टर जो उतना इन्वॉल्व नहीं, जो डायरेक्टर्स है जो बहुत इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टर्स है वो बहुत, ऐसा 5 डायरेक्टर्स है, ठीक है। एयरलाइन क्या कर रहा है, इसे इसे डॉलर 1,10,000 में बेच रहा है। और एयरलाइंजर उसका नाम उसका नाम मेंशन ही नहीं कर रहा है इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में। ये ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं। ये ठीक है क्या? ऐसा कर रहा है और सेल सेल कर दिया कंपनी को। ये कंपनी को ये पर्टिकुलर आइलैंड, क्योंकि कंपनी वहां चल रहा है, इस आइलैंड ही सेल कर दी बिना इसका नाम लिए हुए। सर ठीक है। तो बाद में लोगों को पता चल गया, बाद में शेयर होल्डर सारी भाई बहनों को पता चल गया। कोर्ट कह रहे हैं सर, एयरलाइंजर ही जो फॉर्म किया है, एयरलाइंजर ही जो कंपनी को फॉर्म किया है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोमोटरी। एंड प्रोमोटर ऐसा होनी चाहिए जो फिड्यूशरी पोजीशन में हो, जो फिड्यूशरी पोजीशन में हो, ठीक है। मतलब इन गुड फेथ में होनी चाहिए, ना कि अ, बस सेल कर दी और वो वो प्रॉफिट अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट काली विदाउट नाम ना लेकर, ऐसा नहीं लेकर, नहीं नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर तो ये केस लॉ इंक्लूड कर दी, ये केस लॉ इंक्लूड कर दी। और जो मतलब जो प्रमोटर नेसेसरी टू बी associated with initial formation of company, जो बस कंपनी को फॉर्म करना, वो ही है प्रोमोटर का काम, क्या नहीं? वो ही है प्रोमोटर का, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो है उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? उसके साथ साथ कंपनी को फॉर्म करना चाहिए, वो हेल्प्स कंपनी इन कीप गोइंग, हेल्प कंपनी को गोइंग कंसर्न में रखनी चाहिए, वो हम यहाँ देख ली। इस केस लॉ में हम देखी कि वो कंपनी को जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस बिजनेस कंपनी जिस कंपनी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कहा गया, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो, वो प्रोजेक्ट कैसे चले और कंपनी कैसे रन करे, उसका उसका हेल्प अगर किसी कर रहा है, वो भी। थर्ड वन, जो जो बंदा जो फंड्स रेज करने के लिए हेल्प कर रहा है, जो हमने सबसेक्शन 3 में देखा, जो इस केस लॉ में हमने देखा कि जो फंड्स रेज कर रहा है, रेजिंग फ्लोटिंग ऑफ कैपिटल, वो भी है। उसके साथ साथ एडवाइस द बोर्ड, जो बंदा बोर्ड को एडवाइस कर रहा है, जो बंदा बोर्ड को एडवाइस कर रहा है,
जो डेफिनेशन में ही है, जो डेफिनेशन में ही है, ठीक है। और बोर्ड को एडवाइस कर रहा है ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट, जो एडवाइस दे रहा है वो बोर्ड सुनना ही चाहिए। वो बंदा भी प्रमोटर माना जाएगा। उसके साथ साथ ये इन फिड्यूशियरी, ये इन फिड्यूशियरी पोजीशन, ताकि कंपनी के लिए सोचे, कंपनी के लिए गुड, कंपनी के लिए सोचे, ना कि उसको, कंपनी के लिए वो कुछ कर रहा है, ठीक है। इन गुड फेथ होनी चाहिए, इन गुड फेथ होनी चाहिए, सॉरी। ये तो पहले पहले बस ऐसा है कि डेफिनेशन डेफिनेशन दे दिए, पहले एक डेफिनेशन दे दी। और जनरली हम सोच रहे थे जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है और जो बोर्ड को एडवाइस कर रहा है, वो ही है सर, हमने सोची। लेकिन अभी केस लॉ डालकर ये और जो ये ऐड कर दी। सर यस, तो यही है सर प्रोमोटर का एडिशन। नेक्स्ट, जो साइनिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स है, जो साइनिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स है, कहाँ है, कहाँ है? एक मिनट सर। सेकंड पॉइंट क्या है सर? सेकंड पॉइंट क्या है? सब्सक्राइबर्स, जो एमओए में साइन कर रहा है, वो सब्सक्राइबर्स साइनिंग के लिए, साइनिंग की प्रोविजन ऐड किया हुआ है। नाम इसके लिए, नाम, इसका नाम, सब्सक्राइबर का नाम, सब्सक्राइबर का एड्रेस, सब्सक्राइबर क्या ऑक्यूपेशन कर रहा है, वो बिजनेस या एम्प्लॉय क्या है, वो बता देनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक विटनेस चाहिए उसका, जो सब्सक्राइबर ने साइन कर दी, उसके साथ साथ एक भी विटनेस, ये बंदा भी साइन करेगा, उसका एड्रेस और उसका ऑक्यूपेशन डाल देगा। सर अगर मान लो सब्सक्राइबर इलिटरेट है, इसको पढ़ने का या कुछ करने का नहीं है, पता नहीं इलिटरेट है, उसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ठीक है। तो जो बंदा जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो हेल्प करेगा सब्सक्राइबर को पढ़ने का, रीड एंड एक्सप्लेन दी एमओए एओए टू सब्सक्राइब। जो बंदा जो बंदा जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो उसको वो कैसे साइन करे? पहला, बस ऐसा ही साइन करेगा क्या? नहीं, उसको पढ़ना चाहिए। तो जो बंदा जो इस कंपनी का सब्सक्राइबर ही नहीं है, ये बंदा हेल्प करेगा कि उसको पहले यही बातें एमओए एओए में है, वो पढ़ेगा, उसके और उसे एक्सप्लेन भी कर देगा, ठीक है। और ये सब्सक्राइबर का थंब इम्प्रेशन के पास इसका सब्सक्राइबर का नाम लिखेगा, सब्सक्राइबर थंब इम्प्रेशन कर देंगे, उसके बाद वहां सब्सक्राइबर का नाम लिखेगा, फिर नेम ऑफ द सब्सक्राइबर एंड कितना नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर दी, वो बात भी। और जो बंदा जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है और उसे हेल्प कर रहा है, उसका ऑथेंटिकेशन साइन कर देगा। सर यस। एंड
मान लो सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे ऑथराइज किया हुआ है, जिस डायरेक्टर को ऑथराइज किया हुआ है, वो सब्सक्राइबर साइन करेगा। अगर मान लो एलएलपी है, ऑल पार्टनर्स एक पार्टनर को ऑथराइज किया हुआ है, उस पार्टनर साइन कर देगा एज अ सब्सक्राइबर फॉर एलएलपी। सर, यस। मान लो मान लो जो जो फॉरेनर है, वो सब्सक्राइब करना चाहता है। तो नोटरी पब्लिक से अप्रूवल लेनी चाहिए। लेकिन जो फॉरेनर है, इंडिया आ रहा है और कंपनी खोलना चाहते हैं, तो इसके पास बिजनेस वीजा होनी चाहिए। इस बंदे के पास एक बिजनेस वीजा होनी चाहिए। लेकिन जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो इसको बिजनेस वीजा की कोई जरूरत नहीं है। इसको बिजनेस वीजा की कोई जरूरत नहीं है, सर। तो यही है साइनिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये पॉइंट साइनिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स में होंगे, ठीक है। थर्ड वन, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें क्या क्या बातें होंगे। मान लो ये इंडिविजुअल है, तो इसका नाम, इसका सरनेम, इसका फादर और मदर्स नेम, इसका नेशनैलिटी, इंडियन इंडियन है या किसी क्या फॉरेनर है तो उसका नेशनैलिटी। नोट, अगर अगर फॉरेनर है, फॉरेन नेशन में है, तो उसका प्रूफ भी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका पैन, इसका ईमेल, इसका फोन नंबर, इसका रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उस आईडी कार्ड में फोटो होनी चाहिए। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, उस आईडी कार्ड में एड्रेस होनी भी चाहिए। और अगर सब्सक्राइबर अगर सब्सक्राइबर डायरेक्टर और प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी, अगर सब्सक्राइबर ने डायरेक्टर और प्रोमोटर ऑफ अदर कंपनी है तो उस कंपनी का सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन के बारे में मैं बताऊंगा, वो भी इंक्लूड किया हुआ एडिशन में, ठीक है। वो भी इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कंपनी है तो कंपनी का सिन, या बॉडी अदर देन कंपनी है तो बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्ट्रेशन नंबर।
ग्लोबल लोकेशन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस, एलएलपी या किसी और प्लेस, किसी और कंपनी को उनके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होंगे, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, वहां आपको कम्युनिकेशन कर सके, वो ईमेल आईडी। उसके बाद अगर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन जिसने ऑथराइज की एक डायरेक्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी के बिहाफ में आए हैं, तो किस डायरेक्टर को, जिस कंपनी ने किस डायरेक्टर को ऑथराइज की, उसका उसका वो बोर्ड रेजोल्यूशन बता देनी चाहिए। अगर अगर कोई भी अगर एलएलपी हो तो क्या है, एक अग्रीमेंट जो ऑल पार्टनर्स ने की कि ये बंदा जाकर सब्सक्राइब करेगा एलएलपी के बिहाफ। नोट, फॉरेन फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बातें पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स में होनी चाहिए। ये नया एडिशन है। अच्छा ठीक है। चलो सर। यस। एक बार एक बार बस रिवाइज कर दीजिए बस। कोई ये क्या है, इसमें क्या नया पढ़ाने का कुछ नहीं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। बस इसलिए मैंने कुछ लिंकेज की, नाम, सरनेम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर क्या है, पी पैन, पी फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर के पास आप क्या देंगे, ईमेल भी दोगे। फिर एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस ऐसा होंगे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हो, उस एड्रेस में आपका क्या प्रूफ होंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फिर सब्सक्राइबर डायरेक्टर है तो कंपनी का सिन। ये तो आप लोग करना ही चाहिए सर, ये सर ऐसा आप माइंड में थोड़ा लिंकेज कर दीजिए और एग्जाम में लिख दीजिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट एडिशन, सो हमने हमने तीन एडिशन अभी तक देखी। फर्स्ट एडिशन क्या है, प्रमोटर की तीन चार प्रमोटर के बारे में फर्स्ट एडिशन। सेकंड एडिशन, सब्सक्राइबर जो साइन कर रहा है कैसे साइन करेगा, वो बातें, उसका विटनेस, अगर इलिटरेट है वो सिचुएशन, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कौन, और जो एलएलपी है वो सिचुएशन में, और बिजनेस वीजा, ये बारे में साइनिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स में है, और पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये हमने अभी तक पढ़ी। नेक्स्ट। फोर्थ एडिशन, रूल 12। रूल 12 जो कह रहा है कि सेक्शन 10 ए, उसमें रूल 12, सेक्शन 10 ए में रूल 12 है कि सेक्शन 10 ए क्या कह रहा है सर। सर, कंपनी डिक्लेरेशन देनी चाहिए आरओसी को कि सारी सब्सक्राइबर्स, ये एडिशन नहीं है, ये बस बता रहा हूँ, ये एडिशन नहीं है। सारी सब्सक्राइबर्स, उनका शेष का शेष फुल्ली पेड अप हो गया विद इन 180 डेज का।
ये सेक्शन 10A बता रहे हैं सर, यस और नो? यस, अभी कट कर रहा हूं ये बात। उसके साथ साथ एक प्रोवाइसो है कि अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर। अगर उस कंपनी लिस्टेड में है तो सेबी का अप्रूवल चाहिए। अगर कंपनी बैंकिंग में है तो आरबीआई का अप्रूवल। ये क्या रही सारी क्या है? सेक्टोरल रेगुलेटर्स। सो एक कंपनी सेक्टोरल रेगुलेटर डील कर रहा है तो सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल प्लस अगर निधि है अगर कंपनी निधि भी है। सेक्शन 406 बहुत बड़ा सेक्शन है जो हम चैप्टर 7 में देख लेंगे, निधि मतलब क्या है, ठीक है? तो ये अप्रूवल लेनी चाहिए, इन लोगों का इनका अप्रूवल लेनी चाहिए एट द स्टेज ऑफ इंकॉर्पोरेशन। एट द स्टेज ऑफ इंकॉर्पोरेशन लेनी चाहिए। और कंपनी कंपनी अगर इंकॉर्पोरेट हो रहा है कंपनी एट द स्टेज एंड डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन भी देनी चाहिए, डिक्लेरेशन टू आरओसी, ठीक है? डिक्लेरेशन टू आरओ, ये फाइल करनी चाहिए एक डिक्लेरेशन टू आरओसी भी। सो कंपनी तो बिना अप्रूवल के, चाहे वो निधि कंपनी हो या कोई भी अदर कंपनी हो, सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल लेनी चाहिए, सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल लेनी चाहिए सर, यस और नो? ये एडिशन है, ये एडिशन है, ठीक है? फिफ्थ वन, फिफ्थ वन क्या बता रहे हैं? सिन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये क्या है? इसमें 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट है। इसमें 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट है। फर्स्ट लेटर क्या कह रहा है? अगर फर्स्ट लेटर एल बता रहे हैं तो ये लिस्टेड है। अगर फर्स्ट लेटर यू बता रहे हैं तो अनलिस्टेड है। तरह सर, नेक्स्ट 5 डिजिट्स, क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट 5 डिजिट कुछ भी बात बता सकते हैं, नेक्स्ट 5 डिजिट कुछ भी बता सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 लेटर्स, नेक्स्ट 2 लेटर्स, जिस जिस वहां जहां कंपनी हो वहां का स्टेट ऑफ द कंपनी। अगर कर्नाटका है तो के ए, केरला है तो KL, तमिलनाडु है तो TN, ठीक है? ऐसा स्टेट का टू 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 लेटर्स होंगे, वही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट 4 डिजिट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2024 ईयर ऑफ एग्जाम्पल, तो 2024 में इंकॉर्पोरेट हुआ है तो 2024, ठीक है? नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर्स क्लासिफाई करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। अगर PLC है तो पब्लिक कंपनी। अगर PTC है तो प्राइवेट कंपनी। अगर FTC है तो फॉरेन कंपनी। अगर GOI है तो गवर्नमेंट कंपनी। फिर उसके बाद लास्ट 6 डिजिट्स जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो ROC कंपनी को देगा। सर यही है कॉर्पोरेट सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यही है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सर। यस, यही है ये include जो हर कंपनी डिस्टिंक्ट है, जो इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एक एक कंपनी, ऐसा नहीं कि सारी कंपनी को सेम ही कॉप नहीं।
डिस्टिंग, एक कंपनी को एक ही कॉर्पोरेट नंबर, दूसरी कंपनी है तो वो उनके लिए डिफरेंट सिन होगा, उनके लिए डिफरेंट सिन होगा कि इससे आप लोगों को ऑलरेडी वो पता चलेगा, यस और नो। और ये इस सिन सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, इस सिन सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन जो INC 11 ROC जब दे रहा है उसमें सिन इंक्लूड हो होते होंगे सिन, ठीक है। नेक्स्ट, रूल 21 and 22 किसके लिए? फोर कन्वर्शन, फॉर कन्वर्शन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। वो रूल क्या है? ये रूल क्या है? वो ही है इंक्लूशन, ठीक है। तो इस रूल के लिए पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग होनी चाहिए। बी, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर, कंपनी में जब जनरल मीटिंग हो रहा है तो ऑर्डिनरी बिजनेस है और स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस कुछ भी हो उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे। सर, जब हम चैप्टर 7 का फास्ट ट्रैक क्लासेस देख रहे हैं तो वहाँ जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है, वहां एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू सच नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे। सी, कंपनी फाइल करेगा फाइल करेगा एप्लीकेशन, किसको? रीजनल डायरेक्टर को, जो INC 18 में होंगे, जो INC 18 में होंगे। उसके साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ अटैच भी करेगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस, जो नोटिस दिया हुआ है इन लोगों को, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी वो नोटिस में इंक्लूड होंगे। सर, यस और नो, ये बात भी अटैच करके रीजनल डायरेक्टर को भेज देगा। नोट, प्रूफ ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस सेंड टू RD, जो, हाँ, जो हमने RD को बेच दी, वो प्रूफ हम अटैच करेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट या हैंड डिलीवरी किसको? चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, ऑफिसर, इन लोगों का जुरिस्डिक्शन ऑफ कंपनी, जहां कंपनी का जुरिस्डिक्शन हो, वहां का चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑफिसर एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जहां ऑफ द स्टेट स्पेस नहीं है, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड हो। फिर चैरिटी कमिश्नर, फिर चैरिटी कमिश्नर उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी जहां कंपनीज का जुरिस्डिक्शन, कंपनी का जुरिस्डिक्शन कहाँ ऑपरेट कर रहा है, कंपनीज का जुरिस्डिक्शन कहाँ कंपनी ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट। सॉरी फॉर द स्पेस। कंपनी कंपनी जहां ऑपरेट कर रहा है वहां की, जहां डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसटी और अदर अथॉरिटी, कोई भी अदर अथॉरिटी हो, उनको बस एक प्रूफ देनी चाहिए कि हमने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे दी। सर यस। सो ए बी सी। नेक्स्ट डी, सेक्शन 8 कंपनी एप्लीकेशन देगा अलॉन्ग विथ कोई भी अनेक्चर है तो वो अनेक्चर भी आरओसी को। सेक्शन 8 कंपनी विद इन 1 week from date of submitting application to regional director publish करेगा notice, publish a notice at company's expense, at companies का expense में publish करेगा and उसके साथ ओके publish करेगा, उसके साथ साथ वो, उसके साथ साथ ये notice, send this notice to आरओसी रजिस्ट्रार को, सेंड दिस नोटिस टू आरडी रीजनल डायरेक्टर्स को, ये नोटिस भी देगा, ये नोटिस भी रीजनल डायरेक्टर को भी देगा क्या, कि जो पब्लिश करनी चाहिए वो नोटिस इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में इफ एनी। ठीक है, हम बता रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहा है वो बता देनी चाहिए। सर यस। एफ, कंपनी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी क्या बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एनुअल रिटर्न, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न और कोई अदर रिटर्न, कोई अदर रिटर्न जो फाइल करना है, फाइल्ड अंडर दिस एक्ट, करना है वो, करना है जो फाइनेंशियल ईयर है वो preceding the submission of application to आरडी, आरडी को एप्लीकेशन देने की पहले की फाइनेंशियल ईयर तक, पहले की फाइनेंशियल ईयर तक, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग आरओसी के पास होनी चाहिए, आरओसी के पास होनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ कोई भी अदर रिटर्न हो, कोई भी अदर रिटर्न हो जो जो अप टू डेट ऑफ
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू आरडी। आरडी जब आरडी को एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, आरडी को एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, वो आरडी की एप्लीकेशन जब सबमिट कर रहा है, उसनी उसकी डेट की अप टू वो डेट मान लो 5 मई है। फिफ्थ अप टू 5 मई तक कोई भी रिटर्न या कुछ भी रिटर्न हो, वो रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए। वो रिटर्न तो उसके बाद की, उसके 5 मई उसके बाद की कुछ भी रिटर्न वो फाइल नहीं, वो फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है सर। सी, रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई हो गया, रीजन डायरेक्टर सेटिस्फाई हो गया कि इशू करेगा ऑर्डर अप्रूविंग कन्वर्शन। अप्रूविंग कन्वर्शन सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करने का कन्वर्शन ठीक लगकर कर देगा, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस उसके साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करेंगे रीजनल डायरेक्टर। ये क्या है? कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस के अनुसार होंगे, ठीक है। एच, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन कर कर अमेंड करनी चाहिए एमओए एंड एओए। प्लस ये बातें फाइल करनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी चाहिए विद आरओसी। प्लस जे, आरओसी रजिस्टर करेगा डॉक्यूमेंट्स और इशू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन सर। यही है कन्वर्शन सर। यस। तो अब हम देखते हैं सर, फिर जो सेक्शन 8 कंपनी से कोई अदर काइंड ऑफ कंपनी कर रहा है, तो ये दोनों रूल इंक्लूड हुआ है। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करनी चाहिए। फिर जो अगर जनरल मीटिंग में नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बता देनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है। फिर एप्लीकेशन देनी चाहिए रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर एप्लीकेशन देते समय अटैच भी करना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और ये प्रूफ भी देनी चाहिए कि सर्व कर रहे हैं नोटिस नोटिस हमने रीजनल डायरेक्टर्स को एप्लीकेशन दिया है। वो प्रूफ किसको अटैच करनी चाहिए? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ जहां कंपनी का जुरिस्डिक्शन है, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहां की चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चैरिटी कमिश्नर, और जहां ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी, और कोई भी अदर अथॉरिटी वहां वहां जहां वह सीजी एसजी और अदर अथॉरिटी की डिपार्टमेंट जहां कंपनी ऑपरेट कर रहा है उनका बिजनेस, वहां की जुरिस्डिक्शन में ये प्रूफ देनी चाहिए। यस, नेक्स्ट। आरडी को एप्लीकेशन देकर सेक्शन 8 कंपनी एप्लीकेशन देगा आरओसी को, और सेक्शन 8 कंपनी विद इन 1 वीक आरडी को सबमिट करेगा। आई एम सॉरी, ओ गॉड। सेक्शन 8 कंपनी विद इन वन वीक कहाँ से? जब से एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को दिया है,
उसके 1 वीक में पब्लिश करेगा नोटिस, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर और वेबसाइट में, ठीक है। एक्सपेंस कौन करेगा? कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एक्सपेंस करना चाहिए। एंड ये बात है कि मैंने पब्लिश कर दी, वो आरडी को बता भी देनी चाहिए भाई, सेंडिंग ए नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट, company financial statement, annual return or other returns up to the date of submission of application to RD। आरडी को एप्लीकेशन दे रहा है ना, उसकी अप टू उस दिन तक कोई भी अदर रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर सेक्शन 8 कंपनी, वो तो करना ही चाहिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, जो आरडी से हम एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं ना, उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न तो करनी ही चाहिए। नेक्स्ट, रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई हो गया तो इशू करेगा कन्वर्शन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू अदर काइंड ऑफ कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ कोई कंडीशन इम्पोज कर सकता है रीजनल डायरेक्टर, वो कि हर एक कंपनी में हर एक डिफरेंट केस हो सकता है। कंडीशंस ऐसा नहीं है कि सेम ही होनी चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करेगा, अमेंड करेगा एमओए एओए। रेजोल्यूशन पास क्यों कर रहा है? तो ताकि एमओए तो अमन करनी चाहिए, हमने देखा सेक्शन 13 में एमओए अमन करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही करनी चाहिए, और आर्टिकल को भी पास करना चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करनी ही चाहिए। और फाइल करेगा विद आरओसी, फाइल इट विद आरओसी, एंड आरओसी रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर यही है कन्वर्शन फ्रॉम सेक्शन 8 कंपनी टू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, 7th 1, नेम रेस्ट्रिक्शन। कोई भी नेम जो सेक्शन 8, सेक्शन 8A, सेक्शन 8B, अगर कुछ भारत, हिंदुस्तान ऐसा नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जुड़े हुए हैं, तो वो सारी नाम सेक्शन 8B का है, वो नाम अगर चूज करें, एक लिस्ट है, यहाँ पे एक लिस्ट है, वो नाम अगर चूज कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, वो बात है। तो लिस्ट आप लोग पढ़ दीजिए। नेक्स्ट, जो अनडिजायरेबल नेम है, अगर वो नाम नहीं रख सकता, वो रूल 8A में है। और जो नेम टू नियरली रिsembles, नेम टू नियरली रिसेंबल कर रहा है, नेम जो सेक्शन 8 का, जो रूल 8, सेक्शन नहीं, रूल रूल, ठीक है। ये नेम लिस्ट है सर, बहुत बड़ा लिस्ट है। बस आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये रूल 8 क्या है, रूल 8A क्या है, रूल 8B क्या है, बस। अगर आज आप चाहे तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों? रजिस्टर्ड ऑफिस काम के लिए है? पहला, नोटिस एंड कोई अदर कम्युनिकेशन, नोटिस एंड कोई अदर कम्युनिकेशन अगर सेंड करना है, अगर कंपनी को या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को अगर सेंड करना है, को उसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस है। और
determining jurisdiction of companies ROC और RD। कंपनी के आरओसी क्या है, कंपनी के आरडी का है, वो डिटरमाइन अगर करना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ का पता नहीं है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही किधर पता नहीं है, तो कंपनी का आरओसी, कंपनी की आरओसी कौन है, कंपनी का आरडी कौन है, नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये है। और नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन एस्पेक्ट, बेंच कौन है, ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कौन है, और इसका हाई कोर्ट किधर है, इस कंपनी का हाई कोर्ट किधर है, वो सारी बात अगर पता चलने हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है वो पता करनी चाहिए। नेक्स्ट, फिस्कल एस्पेक्ट, फिस्कल एस्पेक्ट, जिस 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 प्लेस में है, जिस प्लेस में है वहां की रेट, टैक्सेशन का रेट डिफर हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो डिफरेंट रेट हो सकता है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, वो इसके लिए भी वो भी है। और कोई एनी अदर पर्पस, कोई एनी अदर पर्पस के लिए भी अगर डिटरमाइन रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है वो डिटरमाइन करे तब भी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम सकते हैं, वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेस at which companies statutory books is normally kept। कंपनीज का बुक्स, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बुक्स कहाँ रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने के लिए हमको पता होनी चाहिए ना रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। तो कंपनी अगर उनका बुक्स रख रहा है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, रखेगा, जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो जनरल मीटिंग टू बी कंडक्टेड, जनरल मीटिंग टू बी कंडक्टेड कहाँ कंडक्ट करेंगे, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और और जिस सिटी में वे रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो यही है पर्पस, यही है रजिस्टर्ड ऑफिस अगर किधर है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों है, किस बात के लिए, यही है सर। वन, ऐसा थ्री क्लासीफाई कर कर अगर कर रहे हो तो आसान है याद करने में। ठीक है, पॉइंट भी नहीं भूल जाएंगे। नेक्स्ट, 9, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो प्रोटेक्ट दी कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऐसा है, कंस्ट्रक्टिव, पहला इंडोर मैनेजमेंट के आने के पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है सर, कंपनी प्रेस्यूम करेगा जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है, एग्जाम्पल आउटसाइडर हम बता रहे हैं, जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसने उसने कंपनी की मेमोरेंडम नॉलेज, उसकी कंपनी की मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छी तरह से पढ़ा है और उसे समझा भी अंडरस्टूड, एमओए, उसे अच्छी तरह से पढ़ा भी है और
उसे अच्छी तरह से समझा भी है, यही है। सो इसलिए कल कल जो पर्सन डील कर रहे हैं नहीं बता सकते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं, नहीं नहीं, तू तू नहीं पढ़ा, तू पढ़ा, ऐसा हम नहीं देखेंगे, कंपनी प्रेस्यूम करेंगे कि तूने पढ़ा, इसलिए तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंपनी को, यही है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंपनी को, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर यस और नो? यस। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा है सर? ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये एक्सेप्शन है टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा है? प्रोटेक्ट, protect the person dealing with the protect the person dealing with company against company। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में जो पर्सन कंपनी से डील कर रहा है, उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है, यही है इंडोर मैनेजमेंट। आप लोगों को ये पता है, ये पता है, यस और नो? यस, यस। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस है। एग्जाम्पल 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 इसे इंडोर में एग्जाम्पल रेसोल्यूशन, अगर कोई भी रेसोल्यूशन पास किया हुआ है कम पास अगर कोई भी रेसोल्यूशन पास करना चाहे तब भी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। वो रेसोल्यूशन पर्सन जो एंटर कर रहे हैं कंपनी, वो नहीं चेक करनी है अगर इसने कंपनी ने रेसोल्यूशन पास कर दी क्या, बस जो आउटसाइडर वो प्रेस्यूम करेगा, आउटसाइडर प्रेस्यूम करेगा क्या, आउटसाइडर प्रेस्यूम करेगा कि कोई भी इंटरनल कंपनी की इंटरनल बातें, कोई भी कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, एग्जाम्पल रेसोल्यूशन पास, ये सारी कंपनी ने अच्छी तरह से कर ली, ये सारी बात कंपनी ने अच्छी तरह से कर ली। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन इसका एक्सेप्शंस इसका एक्सेप्शंसी एडिशन है, इसका एक्सेप्शंसी एडिशन है, ठीक है। क्या एक्सेप्शंस है? स्टडी मटेरियल का एडिशन है। क्या एक्सेप्शंस है? फर्स्ट वन, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी जो हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी में लिंक्ड है, ये केस लॉ है, उससे हम पता चलेंगे ये क्या है। जो कंपनी बोरो कर रहा है, कंपनी कह रहा है, कंपनी के आर्टिकल्स में जो बोरो कर रहा है अप टू $1,000, वो ठीक है, बट उसके उसके बियॉन्ड मतलब मोर देन $1,000 अगर बोरो कर रहा है, तो क्या है, जनरल मीटिंग में रेसोल्यूशन पास करना है, जनरल मीटिंग में रेसोल्यूशन पास करना है, ऐसा आर्टिकल में बता दी। सर यस। अभी क्या है, डायरेक्टर डायरेक्टर हॉवर्ड एक कंपनी के डायरेक्टर ही क्या कर रहे हैं, लेंड कर रहा है क्या, $3,500, $3,500, ठीक है।
उसके बाद कंपनी कह रहे हैं कि मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, आई रेफ्यूज टू पे बैक दी, पे बैक इसको, हॉवर्ड को, मैं ये 3,500 बोरो किया ना कंपनी, मैं पे नहीं करूंगा पूरी 3,500। क्यों? क्योंकि क्योंकि कंपनी को $1,000 ही है, लेकिन उसके बाद अगर है तो रेसोल्यूशन पास करनी चाहिए, लेकिन कंपनी ने नो रेसोल्यूशन, कोई भी रेसोल्यूशन बिना पास किए 3,500 कंपनी ने ले ली। तो क्या करेंगे अभी? ये हार्वर्ड कहेगा ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। कोई भी अगर रेसोल्यूशन पास करना जो पर्सन डील कर रहा है, मेरा काम नहीं, ये तो कंपनी का काम है, मुझे पैसा दे दो, यही है इंडोर मैनेजमेंट। ये हार्वर्ड कह रहा है, केस भी फाइल कर ली। कोर्ट कह रहा है पता, मिस्टर हार्वर्ड आप डायरेक्टर हो, आपको पता है कि नो रेसोल्यूशन पास, ठीक है, तो इसमें इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होंगे, आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है? तो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, आपको पता है आपको पता है नॉलेज, नॉलेज पता है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? आपने इसे छोड़ दी, इस इंफॉर्मेशन छोड़कर, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आपने एंटर कर दी। तो कोर्ट कह रहा है ये इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई अप्लाई नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन है। और कंपनी बस $1,000 देंगे, 3,500 नहीं, क्योंकि $1,000 के लिए कोई रेसोल्यूशन की जरूरत नहीं है। यस, यस। नेक्स्ट, नेग्लिजेंस, जो अंडरवुड अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल कह रहे हैं कंपनी डायरेक्टर डिपॉजिट कर रहा है चेक टू दी बैंक। डायरेक्टर डायरेक्टर ने डिपॉजिट कर दी चेक, किसको? बैंक को, ठीक है, इन फेवर ऑफ कंपनी। चेक चेक क्या है? वो कंपनी की फेवर में है, बैंक ने डिपॉजिट कर दी इस अमाउंट, किसको? डायरेक्टर को डिपॉजिट कर दी। कंपनी ने क्या कर दी? फाइल कर दी केस फाइल्ड, किसको? अगेंस्ट बैंक, क्या बात? कि सी ये तो ये चेक तो इन फेवर ऑफ कंपनी है, लेकिन तूने क्यों डायरेक्टर के पास डिपॉजिट कर ली? लेकिन तब बैंक क्या कह रहे हैं? ये इंडोर मैनेजमेंट है। कंपनी और डायरेक्टर के बीच की बात है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, इंडोर मैनेजमेंट है। कोर्ट कह रहे हैं कुछ बात ऐसा नहीं, इंडोर मैंने कभी अप्लाई नहीं होगा, ये तेरा नेग्लिजेंस है। बैंक अच्छी तरह से चेक में लिखा गया है, ये तो फेवर है कंपनी का, बस डायरेक्टर आकर तुझे डिपॉजिट कर दी तो तू डायरेक्टर के बैंक में डिपॉजिट कर देगा, डायरेक्टर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये तो गलत बात है। तो इंडोर मैनेजर अप्लाई नहीं होगा, नेग्लिजेंस, ये तो नेग्लिजेंस है। सर, सर। यस। थर्ड वन, फोर्जरी। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, आर्टिकल कह रहे हैं, अगर ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये को एक एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी की साइन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टर ने क्या किया? इस कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर फोर्ज किया, वो खुद डायरेक्टर ही खुद साइन कर दिया कंपनी सेक्रेटरी के लिए।
कंपनी कंपनी वो इसका ऑब्लिगेशन नहीं, कंपनी कंपनी तो ये अप्लाई ही नहीं होगा, कंपनी को ये अप्लाई ही नहीं होगा ऑब्लिगेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्यों? फोर्जरी फोर्जरी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, ये फोर्जरी है तो आपका डायरेक्टर को सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन कंपनी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये थर्ड एक्सेप्शन है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि नॉट अल्ट्रा वायर्स ऑफ डायरेक्टर्स बट अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी। ये भी क्या है? ये भी एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट है। ये भी एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट है। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी मतलब एमओए की अगेंस्ट है, एमओए की अगेंस्ट है, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं। ये कौन पढ़नी चाहिए? ये कौन पढ़नी चाहिए? सुपर। जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी के पास, जो कंपनी से डील कर रहा है, वो तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नॉट अल्ट्रा वायर्स ऑफ डायरेक्टर्स है, ये क्या है? डायरेक्टर्स को अगर कुछ भी डायरेक्टर कुछ काम करना है तो उसके लिए बोर्ड रेसोल्यूशन या स्पेशल बोर्ड रेसोल्यूशन पास करना है, या यूनानिमस रेसोल्यूशन पास करना है, कोई भी रेसोल्यूशन पास करना है। ये तो पर्सन डीलिंग विद द जो आउटसाइड पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, उसको पता ही नहीं चलेगा ना। ये बात तो गलत है, ये बात नहीं। ये बात, अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये तो क्या होगा? ये तो क्या होगा? ये तो इंडोर मैनेजमेंट के फायदे में होंगे। तो जो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, जो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी है, वो समझेगा। लेकिन अल्ट्रा वायर्स जो एमओए की अगेंस्ट में है, इस वो ये तो एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट है। लेकिन ये तो नहीं, एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट ये अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये अप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या? अल्ट्रा वायर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स का कुछ बात है, डायरेक्टर्स का कुछ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट, वो डायरेक्टर्स ने वो डायरेक्टर्स ने कुछ अल्ट्रा वायर उसके डायरेक्टर के बियॉन्ड द पावर, डायरेक्टर के बियॉन्ड द पावर चला गए कर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दी। तो ये अब आउटसाइड है, जो आउटसाइड है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ना, उसको पता ही नहीं है। उसको वो तो एमओ एओ पढ़ना है, ये तो डायरेक्टर्स, ओ डायरेक्टर्स उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड जाकर गए हैं। तो क्या है ये? ये इंडोर मैनेजमेंट में आ जाएगा, ये इंडोर मैनेजमेंट आएगा। जो आउटसाइडर उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। यस और नो? यस। एंड बाय द वे, अगर डॉक्टर अल्ट्रा बियॉन्ड जाएंगे तो कंपनी रैटिफाई भी कर सकता है, कंपनी रैटिफाई कर कर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो यही है सही, ये चार पॉइंट, ये चार पॉइंट। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस, फोर्जरी, फोर्थ पॉइंट नॉट अल्ट्रावेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड बट अल्ट्रावेस कंपनी, ये चार बातें हैं, वो इंक्लूड किया हुआ है। यही है चैप्टर टू का, यही है चैप्टर टू का न्यू एडिशन इन द टॉपिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तो क्या क्या बातें जो टोटल एट द एंड क्या क्या बातें हैड हुआ है? फर्स्ट वन, प्रमोटर्स, उसका कुछ जजमेंट्स, उसका कुछ जजमेंट, ताकि हमको अच्छी तरह प्रैक्टिकली हमें पता चला है प्रमोटर्स मतलब क्या है, वो हमने देख ली। जो जो सब्सक्राइबर जो साइन करेगा एमओए में कैसे, वो हमने देख ली। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर्स में क्या क्या बातें, नाम, एड्रेस, क्या क्या होनी चाहिए, वो हमने देख ली। रूल 12 जो सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल है, वो हमने देख ली।
फिर नेक्स्ट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो 21 अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट्स है वो हमने क्या क्या है देख ली। नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी टू अदर काइंड ऑफ कंपनी जो हमने देख ली। नेक्स्ट नेम रेस्ट्रिक्शन। नेम रेस्ट्रिक्शन क्या है, कंपनी का नेम रेस्ट्रिक्शन क्या है, हमने वो देख ली। नेक्स्ट पर्पस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। पर्पस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वो हमने देख ली सर सर। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट वो हमने देख ली। 10th वन ये पॉइंट है आप लोगों को। आप लोग देखोगे क्या सेक्शन 10 कुछ एग्जाम्पल एडिशन किया हुआ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के लिए कुछ एग्जाम्पल एडिशन किया हुआ है वो आप लोग देखोगे क्या। वो ये ही हम मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है एक मिनट वो भी पढ़ा देता हूँ एक मिनट। सर सेक्शन 10 सेक्शन 10 कह रहे हैं मेंबर्स तो मेंबर्स कंपनी को और कंपनी टू मेंबर्स एंड मेंबर्स वो लोग एक ऑब्लिगेशन उनके पास है। वो ये 3 सिचुएशन में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल मेंबर टू कंपनी आर्टिकल कह रहे हैं कि ऑन द बैंक्रप्सी ऑफ मेंबर्स शेयर्स तो सोल्ड होनी चाहिए टू अ पर्सन एंड प्राइस तो डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे। तो बोरलैंड ए शेयर होल्डर वॉज एजुकेटेड वो तो बैंक्रप्ट हो गया तो हिज ट्रस्टी इन द बैंक्रप्सी क्लेम दैट बोरलैंड was not bound by these provision and should be at the liberty to sell the shares at true value, but it was held that contracts contained in the articles is one of the original incidents of the shares। ठीक है तो shares have been purchased on those terms and conditions, it is impossible to say the terms and conditions are not observed। तो मेंबर्स टू द कंपनी ये क्या कह रहे हैं सिंपल क्या कह रहे हैं सर ये एग्जांपल आर्टिकल जब शेयर्स तो परचेज मेंबर कर रहा है उस वहां पे एक कंडीशन है अगर मेंबर्स तो बैंकरप्ट हो गया तो क्या करेंगे मेंबर्स का वो शेयर तो सेल हो जाएगा तो उसका प्राइस कौन फिक्स करेगा डायरेक्टर्स। ठीक है लेकिन जब मेंबर्स तो बैंक एक मेंबर उसका नाम बोरलैंड है वो जब बैंकरप्ट हो गया तो कह रहे हैं कि ये तो ट्रू वैल्यू में होनी चाहिए सेल तो ऐसा सेलिंग तो ट्रू वैल्यू में होनी चाहिए लेकिन क्या कह रहे हैं आर्टिकल में अच्छी तरह से है कि इस शेयर्स अगर जब परचेज कर रहे हैं तो टर्म्स क्या है कि जब बैंकरप्ट हो गया तो डायरेक्टर्स ही फिक्स करेंगे ये तो मेंबर्स को बाउंड होनी चाहिए मेंबर्स इज बाउंड टू द कंपनी इस बात के लिए क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा गया है। यस नेक्स्ट कंपनी टू द मेंबर आर्टिकल provided that directors may, with the sanction of the company, declare dividend to be paid to members। आर्टिकल में सैंक्शन हुआ है एंड डिविडेंड पेड टू मेंबर्स डायरेक्टर्स ने सैंक्शन कर दी। लेकिन क्या हुआ है इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड इन कैश टू द शेयर होल्डर्स क्या दे रहे हैं डिबेंचर बॉन्ड दे रहे हैं क्या दे रहे हैं डिबेंचर बॉन्ड्स दे रहे हैं इन आप लोगों को अभी देख रहा है डिबेंचर बॉन्ड दे रहे हैं तो restrain the directors from acting on the resolution। वुड कह रहा है कि it was held that question is whether which is proposed to be done in the present case in accordance with the article। तो कंपनी तो कह रहे हैं कंपनी के आर्टिकल कह रहे हैं कि
डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स ने सैंक्शन कर दी तो डिविडेंड तो पे होनी चाहिए, फिर बाद में कह रहे हैं हम कैश नहीं दे रहे, हम डिबेंचर बॉन्ड्स दे रहे हैं। तो एक एक मेंबर ने इसको अगेंस्ट एक्शन ले ली, कि डिविडेंड तो कैश में ही पे होनी चाहिए ना। दोस आर्टिकल प्रोवाइड दैट डायरेक्टर्स में विद द सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग डिक्लेयर डिविडेंड टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स, यही है बात। तो प्राइमा फेसी क्या है, इट शुड बी पेड इन कैश, डिबेंचर बॉन्ड्स प्रपोज टू बी इश्यूड आर नॉट इन द पेमेंट ऑफ कैश, डिबेंचर बॉन्ड्स तो कैश है क्या, नहीं। तो जैसे जैसे मेंबर्स कंपनी को बाउंड है, कंपनी भी मेंबर्स के लिए बाउंड है। क्या क्या बातें आर्टिकल्स में लिखा गया है वो तो बाउंड ही है, यस और नो। यस, मेंबर टू मेंबर भी बाउंड है। मिस्टर रे Mr. Rayfield was a shareholder. Clause 11 of the articles informed the director the intent to transfer his shares in the company, and which provided that the directors will take the said shares equally between the fair value. ठीक है। Rayleigh so notified the directors, who are members as well, who contended that they were not bound to take and pay for the shares. They said the article could not impose such a obligation upon them in their capacity as directors. Their argument was set aside by the court by treating those directors as members. Accordingly, the directors, being members, were compelled to take Rayfield shares at fair value। समझ गया, सुपर्ब सर। ये लास्ट बात है, मेंबर्स टू मेंबर्स भी मेंबर तो सबसेक्शन कहाँ लिखो, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, कौन कौन बाउंड है, मेंबर्स, कंपनी के लिए क्या क्या बातें हैं वो बाउंड है, कंपनी मेंबर्स के लिए बाउंड है, और मेंबर्स मेंबर्स के लिए बाउंड है। लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कह रहे हैं, वो नया एडिशन नहीं है, उसलिए इसलिए मैंने नहीं इंक्लूड किया, बस वो बता रहे हैं कंपनी कंपनी आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर के लिए कोई बाउंड नहीं है। तो मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, आर्टिकल में कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी, जो आर्टिकल में कहा गया है कि ये पर्सन ये पर्सन अपॉइंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट हो जाएगा सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी कंपनी इसे इसे ना अपॉइंट किया हुए किसी और को अपॉइंट कर दी, अदर पर्सन अदर पर्सन। तो कुछ इस पर्टिकुलर पर्सन कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकता, कंपनी बाउंड नहीं है। कंपनी किसको, मेंबर्स कंपनी को बाउंड है, कंपनी मेंबर्स को बाउंड है, मेंबर्स और मेंबर्स के बीच भी बाउंड है। आर्टिकल्स क्या क्या बात कह रहे हैं, लेकिन कंपनी आउटसाइडर के लिए कोई बाउंड नहीं है। सर यस, यही तो है। या तो ये बात सो ये बात हमने पूरा देख ली, ये 10 चीजें जो स्टडी मटेरियल में एडिशन हुआ, थोड़ा पॉइंट, वो सारी बात हमने कवर कर ली। सर, यस और नो। यस, थैंक यू, डू रिवाइज।